Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss about the concept distinction between transfer and transmission of security. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द ट्रांसफर, नॉमिनेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज के रिलेशन में, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज में क्या डिफरेंस है. ओके, सो इस डिफरेंस को हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं. ऑन द वन साइड आई हैव टेकन ट्रांसफर एंड सेकेंड वन इज एंड ऑन द अदर साइड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज व्हाई ट्रांसफर टेक प्लेस. Transfer take place by reason of a voluntary and deliberate act of the security holder. यानी कि ट्रांसफर तब फॉलो किया जाता है जब सिक्योरिटी होल्डर अपने मन से वॉलंटरी और डेलिबरेटली सिक्योरिटीज को सेल करना चाहता है. देन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस. ट्रांसमिशन क्या होता है? इट इज ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ. ये ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से एग्जिस्टेंस में आता है. पॉइंट इसके लिए यहां एक वॉलंटरी और डेलिबरेट एक्ट है, जबकि यहां पर ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से सिक्योरिटीज को फॉलो किया जाता है सेल के लिए. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफर में हमें एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होता है. एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पर्टिकुलर पर्सन होते हैं, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, और इनके बीच में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर होता है जिसके बेसिस पर सिक्योरिटीज को ट्रांसफर किया जाता है, जबकि ट्रांसमिशन में किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड वन. थर्ड डिफरेंस क्या है? क्या क्या फॉर्मेलिटी चाहिए होती है? अगर मैं ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज की बात करूंगा तो यहां आपको एक नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना होता है. जैसे आपको इसमें एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिल करना होता है, उसमें स्टैंपिंग फॉलो करनी होती है, डेटिंग फॉलो करनी होती है. ठीक है, उसके साथ में शेयर सर्टिफिकेट का जो डॉक्यूमेंट आपका उसको ऐड करना होता है, जो ट्रांसफर है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है. इस तरह से लॉट्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज आर देयर जिसको फॉलो करते हुए आप ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज को की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो. जबकि ट्रांसमिशन में हमें ऐसे किसी सर्टेन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. केवल एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, दैट इज द इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन. और उस इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन के डॉक्यूमेंट के बेसिस पर जो शेयर्स है उनको ट्रांसमिट कर दिया जाता है, जो पर्टिकुलर पर्सन उसको प्रेजेंट करता है उसके फेवर में. क्लियर? अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं. A instrument of transfer is executed by both the transferor and transferee and delivered to the company along with share certificate. अगर मैं ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करूंगा तो इसमें ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों ही इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसको शेयर सर्टिफिकेट के साथ कंपनी को डिलीवर कर दिया जाता है. पॉइंट इज क्लियर? लेकिन अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूंगा तो ट्रांसमिशन में हमें ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है. केवल और केवल एक लेटर होता है जो ट्रांसमिशन के लिए इंटीमेट कर रहा होता है, जिसको हम लेटर ऑफ इंटीमेटिंग ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं. ये कंपनी को सेंड कर दिया जाता है और उसके बेसिस पर कंपनी क्या करती है? सिक्योरिटीज को ट्रांसमिट कर देती है. द डिफरेंस इज क्लियर. द फिफ्थ पॉइंट इज यहां एक कंसिडरेशन को फॉलो किया जाता है. कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. यानी कि अगर कंपनी एक कंसिडरेशन करती है, जब शेयर्स को ट्रांसफर किया जाता है तो ये कंपनी देखती है कि किस रेट पर उसको ट्रांसफर किया जा रहा है. अगर जिस रेट पर ट्रांसफर किया जा रहा है अगर वो मार्केट प्राइस से कम है तो कंपनी क्या करती है? उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देती है. लेकिन अगर उसी के बराबर है, मार्केट प्राइस के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ट्रांसफर की परमिशन कंपनी दे देती है. तो कंसिडरेशन इज मस्ट अंडर ट्रांसफर. लेकिन अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूंगा तो यहां किसी भी टाइप के कंसिडरेशन को फॉलो नहीं किया जाता है. डायरेक्टली जो पर्टिकुलर पर्सन इंटीमेटिंग ट्रांसमिशन के लेटर को प्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर पर्सन के नेम पर उन सिक्योरिटीज को ट्रांसमिट कर दिया जाता है. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज स्टैम्प्स आर रिक्वायर्ड टू बी अफिक्स्ड ऑन ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट.
जो हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की बात कर रहे हैं उसको प्रेजेंट करते समय स्टैंप्स ड्यूटी को पे करना जरूरी होता है और स्टैंपिंग को उस पर फॉलो करना मस्ट है। लेकिन ट्रांसमिशन के केस में ऐसी कोई भी स्टैंप ड्यूटी को पे करना जरूरी नहीं होता है। ओके, द लास्ट डिफरेंस इज अ कंपनी में इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। जैसा कि हमने पीछे भी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज पर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस को कंपनी के द्वारा कंपनी उन रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकती है। यानी कि अगर कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं जिस केस में कंपनी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। लेकिन अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो ट्रांसमिशन में ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन कंपनी की तरफ से इम्पोज नहीं किया जा सकता। तो so these all are the differences between the transfer of securities and transmission of securities. Now we move to the next topic. The next topic is shareholders and members. अभी तक हमने डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स भी होते हैं और कंपनी के अंदर मेंबर्स भी होते हैं। शेयर होल्डर्स और मेंबर्स दोनों एक ही टर्म है। अभी तक हमने ये स्टडी किया है, शेयर होल्डर्स को हम मेंबर्स का नाम दे देते हैं। लेकिन शेयर होल्डर्स और मेंबर्स में एक डिफरेंस रहता है, दोनों एक ही वर्ड नहीं होते हैं। शेयर होल्डर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज होल्डिंग द शेयर इन अ कंपनी और मेंबर का मतलब होता है द पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। यूजुअली क्या होता है कि इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं और इनमें एक डिफरेंस भी होता है। अब क्या होता है डिफरेंस, पहले हम बात करेंगे अबाउट द मेंबर कि किसी भी कंपनी के मेंबर होने के लिए आपको किन किन कंडीशंस को फुलफिल करना होता है या फिर कंपनी के मेंबर की डेफिनेशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो हियर द डेफिनेशन इज गिवन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 255 मेंबर ऑफ अ कंपनी मींस द फॉलोइंग। यहां 3 कंडीशंस हैं। किसी भी कंपनी के मेंबर को, किसी भी कंपनी का मेंबर बनने के लिए 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है पर्सन को, तब वो मेंबर कहलाएगा। क्या क्या है? द फर्स्ट कंडीशन इज एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। जब कंपनी का मेमोरेंडम प्रिपेयर किया जाता है तो जितने भी सब्सक्राइबर्स उसके अंदर नोट डाउन होते हैं वो सारे सब्सक्राइबर्स क्या कहलाते हैं? कंपनी के मेंबर्स कहलाते हैं। जब मेमोरेंडम डिजाइन किया जाता है तब तो वो सब्सक्राइबर कहलाते हैं, बट on registration of the company every subscriber's name shall be entered as member in its register of members। यानी कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, उसके बाद जितने भी सब्सक्राइबर्स का, जितने भी पर्सन्स का सब्सक्राइबर के तौर पर नाम लिखा होता है उनको कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेंबर के नाम से एंटर कर लिया जाता है। Okay. The second condition is every other person who agrees in writing to become a member of the company and whose name is entered in its register of members shall be a member of the company। इसका मतलब हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो राइटिंग में कंपनी का मेंबर बनने के लिए रेडी हो जाता है, एग्री हो जाता है, राइटिंग में होना चाहिए, और अगर उसके नाम को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नोट कर लिया जाता है, एंटर कर लिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? कंपनी का मेंबर कहलाएगा। लेकिन उसकी रिटन कंसेंट होनी कंपलसरी है। दैट इज सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है? एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर्स इन अ कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड एज बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपोजिटरी शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द कंसर्न कंपनी। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर वो पर्सन जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, जिसको उन्हें फुल्ली पेड अप कर दिया है और उसका नाम कंपनी के बेनिफिशियल ओनर के रिकॉर्ड में एंटर कर लिया गया है, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नोन एज द मेंबर ऑफ द कंसर्न कंपनी। यानी कि अगर हम कंक्लूड करें तो इसका मतलब यह हुआ कि द मेंबर ऑफ अ कंपनी इज वन who is first subscriber to the memorandum of the company, second who has agreed to become member of the company in writing, and third
who is a holder of the shares of the company and his name has been entered as beneficial owner of the shares in the record of the depository is known as the member of the company. So now you will be clear about the definition of member. अब हम यह बात करते हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज इन रिलेशन टू द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप. यानी कि अगर किसी कंपनी में आपको मेंबरशिप एक्वायर करनी हो तो उसके लिए आप किन किन वे से या किन मोड्स को फॉलो करके मेंबर बन सकते हैं. पहली कंडीशन बात करते हैं बाय सब्सक्राइबिंग द मेमोरेंडम. दैट इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन. यानी कि जितने भी कंपनी के सब्सक्राइबर्स होते हैं, कंपनी के मेमोरेंडम को जब डिजाइन किया जाता है और उस समय जो भी सब्सक्राइबर्स के नाम कंपनी के मेमोरेंडम में लिखे होते हैं, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद दीज पर्टिकुलर सब्सक्राइबर्स बिकम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. दैट इज द फर्स्ट मोड. सेकेंड मोड इज बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. इट मीन्स दैट इज बाय एग्रीमेंट. यानी कि दैट पर्टिकुलर पर्सन हु एग्रीज इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी and whose name is entered in the register of members. यानी जिन पर्टिकुलर पर्सन्स ने अपना एग्रीमेंट दे रखा हो राइटिंग में और उनका नाम रजिस्टर में, मेंबर्स के रजिस्टर में एंटर कर लिया गया हो, और इसके साथ साथ वो पर्टिकुलर पर्सन्स जिनको शेयर्स अलॉट किए गए हैं और उन्होंने शेयर्स को फुल्ली पेड अप कर दिया है, तो उनका नाम भी कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में नोट कर लिया जाता है. दैट इज क्लियर. थर्ड वन इज द बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होगा? द पर्सन हु बाइज शेयर्स बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स इन हिज नेम. यानी कि वो पर्टिकुलर पर्सन जिसने कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लिया है और उसके साथ साथ कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में उसका नाम एंटर कर दिया गया है, तो वो बंदा भी क्या बन जाता है? कंपनी का मेंबर बन जाता है. एक बात ध्यान रखनी है, केवल परचेज करने से, शेयर्स को परचेज करने से ही पर्टिकुलर पर्सन मेंबर नहीं बनता है. उसको अपना नाम कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में एंटर कराना होता है, उसके बाद ही वो मेंबर बन सकता है. ओके. द फोर्थ वन इज द बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ऑपरेशन लॉ के ऑपरेशन से भी कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है. जैसे पहला केस है इसके अंदर बाय ट्रांसमिशन टू नॉमिनी. यानी कि इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ शेयर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर, जो उसका नॉमिनी होता है उसके नाम को, या जो सिक्योरिटीज होती हैं वो उसके नाम पर ट्रांसमिट कर दी जाती हैं और उसका नाम कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में नोट कर लिया जाता है. दूसरा बाय ट्रांसमिशन टू सक्सेसर. यानी कि अगर उसने कोई नॉमिनी नहीं दे रखा है और उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो जो उसका सक्सेसर है उसके नाम पर सिक्योरिटीज को ट्रांसमिट कर दिया जाता है और उसको कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में मेंबर के तौर पर इंक्लूड कर लिया जाता है. और थर्ड वन है इसके अंदर बाय ट्रांसमिशन टू ऑफिशियल रिसीवर. ये केस कब बनेगा? जब कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसकी इंसॉल्वेंसी के केस में जो उसके शेयर्स हैं वो उसके ऑफिशियल रिसीवर को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और उसकी मेंबरशिप को खत्म करके उस ऑफिशियल रिसीवर को एज अ मेंबर कंपनी में इंक्लूड कर लिया जाता है. तो दिस इज इन रिलेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ. अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, बाय होल्डिंग आउट और एस्टोपेल. इस केस में अ पर्सन इज डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इफ ही अलाउज हिज नेम टू बी ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ मेंबर एंड अलाउज हिमसेल्फ टू बी हेल्ड आउट एज अ मेंबर. यानी कि यहां उस पर्टिकुलर पर्सन को मेंबर के तौर पर इंक्लूड कर लिया जाता है जो अपने नेम को मेंबर्स के रजिस्टर में लिखने के लिए अलाउड कर देता है, एग्री हो जाता है और वो अपने आप को कंपनी का मेंबर मानता है. ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को हम कंपनी के मेंबर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो दिस इज द केस नोन अंडर द बाय होल्डिंग आउट. क्लियर. एंड द लास्ट वन इज द बाय कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स. कंपनी क्या करती है? कंपनी कभी कभी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को इश्यू करती है और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास डिवेंचर्स हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, तो वो उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके
अपना नाम कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में नोट करा के कंपनी का मेंबर बन सकता है। ओके, सो दीज ऑल आर द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। थैंक यू।